वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी की इतिहास के बुक का एक्सरसाइज 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसे हम आज देखेंगे। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने इसे नहीं देखा है वे इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बताया था, पीछे बक्सर के युद्ध के बारे में जाना था। आज हम देखेंगे, इस चित्र को पहले समझेंगे फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। कि यहाँ कहा जा रहा है कि अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंस के साथ खड़े नवाब सिराजदौला टीली कैटल द्वारा बनाए गए तैल चित्र 1772 बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सिराजदौला के ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंस के सामने अपनी चीर परिचित शान और शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे नवाब सिराजदौला भी है और यहाँ पे कुछ सैनिक भी हैं अंग्रेज के, और यहाँ पे जो बाकी हैं वो उनके पुत्र पुत्रियां हैं। तो यहाँ पे बक्सर के युद्ध के बाद की यह स्थिति है, जब जो है सिराजदौला से बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए थे और अंग्रेजों का आधिपत्य जो है यहाँ पे स्थापित भी हो चुका था। वही यहाँ पे चित्र जो है 1772 ईस्वी में बनाया गया है टीली कैटल के द्वारा। यह एक तैल चित्र है। यहाँ पे राजा की शान शौकत के बारे में दिखाया जा रहा है। चलिए इसे अब पढ़ते हैं और समझते हैं रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है तब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। चलिए रेजिडेंट की ताकत समझते क्या है। जिस समय कंपनी भारत में आ चुकी थी तो रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने क्या कहा और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल का क्या कथन था कि रेजिडेंस जो है वो रियासत होता है राजा का। हम उसे जो है अहस्तक्षेप की मनचाही जैसे कि निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। उसके तहत जो है जैसे कि मान लीजिए कि भारत में अंग्रेज अधिकारी जब भारत में आ चुके थे और उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था, तो यहाँ पे जितने भी भारतीय राजा थे वो उनके मामलों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाते थे। आपने देखा था जिस समय हम चैप्टर पढ़ रहे थे इसके पार्ट 1 में कि जो सिराजदौला था वो नवाब बना रहा, लेकिन उसके बाद मीर कासिम के द्वारा जानकारी दे देने के बाद जो है सिराजदौला की सारी वास्तविक शक्तियों को अंग्रेजी कंपनी ने जान लिया था और कंपनी ने वास्तविक रूप से हस्तक्षेप की नीति जो है वो अपनानी शुरू कर दी थी। जब उसने मीर जाफर को राजा बनाया तो वह बस केवल हाथ की कठपुतली का राजा था, बाकी सारे काम किसके होते थे? कंपनी के होते थे। तो आप इसे समझ सकते हैं कि रेजिडेंस क्या होता है। ऐसा रियासत होता है जब राजा में हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की वे छूट देने लगते हैं। जब स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ हो जाता है, मतलब राजा केवल सरकार के हाथ में यानी कि ब्रिटिश सरकार के हाथ में पूरी तरीके से उनके ही कब्जे में था और जो जैसा वो चाह रही थी वैसा बस वो कर रहे थे। भारतीय लोगों के सामने राजा का बस एक छवि ही थी और मात्र जो शासन पद्धति थी वो अंग्रेजों ने ही अपना रखी थी। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? रेजिडेंट कहते हैं। और यही उसकी ताकत होती है, जहाँ पे राजा बस नाम का होता है और काम जो है वो जो लोग स्थापित किए होते हैं उनका अधिकार था। जैसे कि अंग्रेजी सरकार का भारतीय राजाओं पर अधिकार था। निषेधाज्ञा क्या होता है? यानी कि निर्देश देना। जैसे कि मीर जाफर और मीर कासिम दो ऐसे राजा थे जिनके शासन काल में अंग्रेजी कंपनी ने पूरी तरीके से मतलब निर्देश दिया गया था कि वो कैसे काम करेंगे। अधीनस्थता क्या होता है? दब्बूपन। जैसे कि मान लीजिए कि मीर कासिम और मीर जाफर जो दोनों राजा थे उन पर पूरी तरीके से अधिकार किसका था? कंपनी का। और उन्हें धमकी क्या मिली थी कि अगर वे किसी भी तरीके का विरोध करते हैं तो बदले में उन्हें हटा दिया जाएगा और दूसरा नवाब बना दिया जाएगा। तो यही हो गया दब्बूपन, मतलब दब के रहना, किसी के अंडर में रहना कि अगर हम किसी बात का विरोध करते हैं तो हम अपने पद से बर्खास्त हो जाएंगे। टीपू सुल्तान सैर-ए-मैसूर। टीपू सुल्तान को सैर-ए-मैसूर कहा जाता है अभी भी। और अब आपको ये भी क्वेश्चन जीके में पूछ सकते हैं, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों में नेतृत्व में मैसूर जो है काफी ताकतवर हो चुके थे और मालवा तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया और टीपू सुल्तान
ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। चलिए हम समझते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। ये रहे टीपू सुल्तान, आप यहाँ उनका चित्र देख सकते हैं। इन्हें जो है एक उपाधि दी गई थी जिसे सैर ए मैसूर कहा जाता था। यहाँ पे हम जानेंगे कि वे जो है तो उनके पिताजी का नाम हैदर अली था। उनका शासनकाल 1761 से लेकर 1782 तक था। उसके बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान का काल जो है वो 1782 से 1799 तक था। तो उस समय मैसूर जो है वो काफी विख्यात था व्यापार व्यवसाय के लिए। यहाँ से मुख्य रूप से काली मिर्च, चंदन वगैरह जो है वो बाहर भेजे जाते थे और अंग्रेज अपना यहाँ व्यापार किया करते थे। लेकिन जब टीपू सुल्तान यहाँ के राजा बने तो उन्होंने पूरी तरीके से कंपनी की ये सारी चीजें जो है बंद कर दी। पूरी तरीके से रोक पर पाबंदी लगा दी गई जितने भी व्यापार व्यवसाय होते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो अंग्रेजी सरकार है वो षड्यंत्रकारी है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए भारतीय वस्तुओं का इस्तेमाल करती है। और उन्होंने कंपनी को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर दिया और जो भी सामान लाना और ले जाना और बेचना होता था वे भारतीय व्यापारी से ही संपर्क साध कर उन्हें ही सामान देते थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से यहाँ पे कंपनी का हस्तक्षेप हो। यह मैसूर की छोटी सी कहानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म द्वारा चित्र 1793। और कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया, लेकिन 1792 में मराठों में हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी और इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखलाई दे रही है। यहाँ देखिए आप टीपू सुल्तान के 2 बेटे हैं जिनको जो है कैद कर लिया गया है डेनियल आर्म के द्वारा, यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जिसमें डेनियल आर्म ने अपने चित्र में बनाकर प्रदर्शित किया है 1793 में। ये ऐसे चित्र इसलिए बनाए जाते थे ताकि इसमें आपको अंग्रेज का वर्चस्व दिख रहा हो। दिख भी रहा होगा यहाँ पे अंग्रेज खड़े हैं और उनका वर्चस्व आपको दिख रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि वो इस तरीके का पेंटिंग इसलिए बनाते थे क्योंकि उसमें क्या हो सके, अंग्रेजों की वाहवाही हो सके। मतलब अंग्रेजों का क्या कहते हैं, जो भी उनकी की गई कार्य हैं वो उनकी काम की वो अच्छी तारीफें कर सके। इन चीज़ों को पेंटिंग का जो थे वो दर्शाया करते थे। यहाँ आप देख सकते हैं केवल वो अंग्रेजों की ही मतलब बड़ाई किया करते थे। पेंटिंग के भी जरिए यही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जिस समय टीपू सुल्तान कंपनी का विरोध कर रहा था तो किसी न किसी तरीके से कंपनी को तो यह बात भनक लगी ही थी और वो किसी भी तरीके से अब हानि नहीं देखना चाहते थे। इसलिए कंपनी ने क्या किया, तो अंग्रेजी सत्ता के अधीन जो है टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अपने अधिकार में ले लिया ताकि बाध्य होकर टीपू सुल्तान जो है उन्हें वहां पे कंपनी को हस्तक्षेप करने का मौका और व्यापार व्यवसाय करने का भी अधिकार दें। यही चित्र जो है यहाँ दिखाया गया, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। क्योंकि अंग्रेज शुरू से ही षड्यंत्रकारी होते थे और वो सत्ता में आने के लिए किसी भी तरीके की हरकत कर सकते थे जो कि अमाननीय भी थी। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देने लगे। उस समय क्या हो गया कि मैसूर पर हैदर अली का आगमन हो गया। तत्पश्चात जो है जब टीपू सुल्तान की शक्ति कमजोर पड़ने लगी तो उन्हें अंग्रेजों के साथ जो है वो मैत्री संधि करनी पड़ी। अब जो है टीपू सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए थे। उन्हें हैदर और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी थे, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई और 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिल गई। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियर राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। जब तक कंपनी की बात को टीपू सुल्तान नहीं मान रहे थे तब जाकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, जहां हम देख सकते हैं 1767 से 69 तक, 1718 से 84, 1719 से 92 और 1799। इन युद्धों में टीपू सुल्तान ने बड़े ही साहस के साथ क्या किया, तो उनका मुकाबला किया और उसके बाद जो है लास्ट में वो मारे गए और यहाँ पर जो है मैसूर का राजकाज जो है वो कंपनी के अधीन हो गया और इनका राजकाज संभालने के लिए पुराने एक वंश थे जिसको वोडियार राजवंश कहते थे, उन्हें दे दिया गया। वे भी अंग्रेजों से मिले जुले ही होंगे और उनकी शर्त किसी न किसी तरीके से मानते ही होंगे। चलिए टीपू सुल्तान की थोड़ी सी कहानी को जान ले। टीपू की कहानियां। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1792 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूकों के मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे और शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठाकर ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया और इसी के बाद से उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था और उनके राजसी झंडे पर भी
शेर की तस्वीर होती थी। चलिए इन चीज़ों को समझे कि जो भी अगर साहसी योद्धा होते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके के हथियार या कटार की आवश्यकता नहीं होती है। इस चीज़ को हम भली भांति समझ सकते हैं टीपू सुल्तान की इस कहानी से कि एक बार टीपू सुल्तान जंगल में शिकार करने के लिए गए तो वहाँ उनका मुकाबला एक शेर से हो गया। उनकी स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई, जिसके कारण न तो उनके पास हथियार थे और उनके जो भी कटार थे वो नीचे गिर गए। बखूबी टीपू सुल्तान ने अपनी योद्धा का परिचय देते हुए उस शेर को हरा दिया और कटार लेकर जो है शेर को मार भी दिया, जिस कारण जो है इसलिए इन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा और इनके झंडे पर भी शेर का चित्र बनाया जाने लगा। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया है टीपू का खिलौना शेर। यह टीपू के विशालकाय मशीन खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर है, एक यूरोपीय सिपाही के द्वारा दबाए हुए हैं। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज आती थी। यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 ईस्वी को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे टीपू सुल्तान को एक शेर की ही भांति बताया गया और वहाँ पे एक सिपाही को वो दर्द दबोचा हुआ। इसमें से एक मतलब रस्सी खींचने पे क्या होता था, शेर दर्द दबोचता था और जो है सिपाही चिल्लाता था। जिस समय टीपू सुल्तान से अंग्रेजों का युद्ध हो रहा था और जिस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई 4 मई 1799 ईस्वी को, तो यह खिलौना जो था वो अंग्रेज अपने साथ ले गए। लेकिन आपको यह जो है अभी म्यूजियम में देखने को आराम से मिल सकता है। यह खिलौना जो है शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया। आप वहाँ इसे आसानी से देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मराठों की लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिरी से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई के हार के बाद जो है दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठाओं का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महाराजी सिंधिया और नाना फर्डिनांड 18वीं सदी के आखिरी के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। उस समय जब मराठों से लड़ाई हो रही थी 18वीं सदी के समय कंपनी के द्वारा, तो मराठे जो थे वो अपनी ताकत का उचित रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जो है उनकी ताकत कमजोर तब होने लगी जब 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ और वे उसमें हार गए। तो दिल्ली से देश का शासन चलाने वाले मराठों का सपना चूर-चूर हो गया और उसके बाद जो है राज्यों को कई जगह बांट दिया गया। जब कंपनी की इस पर विजय हो गई तो कंपनी ने इसे बहुत राज्यों में बांट दिया और राज्य की बागडोर जो है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे लोगों में बांट दी गई। और ये सरदार जो होते थे वो पेशवा कहलाते थे। पेशवा का अर्थ होता था सर्वोच्च मंत्री और एक कन्फेडरेंसी यानी कि राजमंडल के सदस्य होते थे। पेशवा क्या करते थे, इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय वे प्रमुख होते थे और वे पुणे में रहते थे। मतलब पूरी तरीके से जो है पेशवा का अधिकार था और भी ज्यादा। और जो है पुणे में वे क्या करते थे, रहा करते थे। उनका केंद्र क्या था, पुणे था। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ समाप्त हुआ जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थिति में आगरा, दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज के कब्जे में आ गए और 1817 से 19 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य से दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। चलिए इसे हम समझते हैं। जिस समय 18वीं सदी में मैसूर से होते हुए मराठा के पास जब कंपनी आ गई थी तो कंपनी ने मराठाओं को भी हरा दिया था और पानीपत के युद्ध में हार जाने के बाद दिल्ली सल्तनत तक जो है इनका अधिकार हो गया था कंपनी का। फिर धीरे धीरे 1782 ईस्वी में सालाबाई की एक संधि हुई और संधि के साथ जो है मराठाओं ने घुटने टेक दिया। फिर दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ जिसमें कई मोर्चों पर यह लड़ा गया। लेकिन उसके बाद उड़ीसा और यमुना उत्तर में स्थित आगरा में दिल्ली सहित कई भूभाग पर अंग्रेज ने पूरी तरह कब्जा कर लिया और 1817 से 19 तक आते आते अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया और पेशवा जो वहां बसे हुए थे पुणे यानी कि मुंबई के समीप, उन्हें वहां से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। क्योंकि अंग्रेजों का वास्तविक तौर पर अधिकार हो गया था, इसलिए अंग्रेजों ने अपने मन चाहे तरीके से पुणे से पेशवा को हटा दिया और कानपुर में भेज दिया पेंशन के लिए। अब विध्य में स्थित दक्षिण में पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। हमने देखा कि मैसूर से मराठा तक होते हुए दिल्ली तक और पुणे सभी जगहों पर कंपनी ने पूरी तरीके से अपना अधिकार जमा लिया
आप चलिए गतिविधि को समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू और सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का और दूसरा मैसूर का। दोनों अखबारों में एक ही घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखी है। चलिए जो अंग्रेज के अखबार होंगे उनमें तो ज्यादातर बातें जो है वो अंग्रेज के भलाई के ही बारे में छापी जाएंगी, और जैसे भारतीयों के अखबार है तो उसमें जो है हम टीपू सुल्तान के बारे में एक लाइन छाप सकते हैं कि इस युद्ध में जो टीपू सुल्तान है वो एक तरीके से शहीद हो गए, मतलब अपने देश की रक्षा करते करते। लेकिन अगर दूसरी तरफ अंग्रेजी न्यूज़पेपर में यह छापा जाता तो वो किसी भी तरीके से टीपू सुल्तान को शहीद या योद्धा कहकर नहीं पुकारते, बल्कि वो कायर और अंग्रेजों की शक्ति का वर्चस्व बताकर ही पुकारते। चलिए ये एक शब्द है कन्फेडरेसी। इसका अर्थ क्या होता है? गठबंधन करना। गठबंधन हम लोग समझ ही चुके हैं कि जो भी एक अलग पार्टी होती है और दूसरी पार्टी होती है, जब दोनों सहयोग कर लेती है तो उसे गठबंधन कहते हैं। यहाँ गठबंधन सरकार आपको देखने को मिल सकते हैं भारत में। लॉर्ड हेस्टिंग्स का ये चित्र है जो कि अंग्रेजी वायसराय थे, आप देख सकते हैं उनके चित्र को। इस चित्र को देखने से आपको पता चल रहा होगा कि अंग्रेजों के कितने वर्चस्व को यहाँ दिखाया जाता है। शान शौकत पर ज्यादा जोर दिया जाता था। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने के अधिकार अपने पास मनाती है। यह सोच के बाद भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। चलिए हम इसे समझते हैं कि सर्वोच्चता का दावा क्या है। जिस समय अंग्रेज यहाँ आए थे तो वो केवल व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से आए थे। उनका किसी भी तरीके से यह मकसद नहीं था कि वे पूरी तरीके से भारतीयों पर अधिकार करें, लेकिन एक योजना अवश्य ही रही होगी। उन्होंने जब यहाँ राजा की शक्ति को कमजोर होते हुए देखा और उन्हें मुफ्त में काफी ज्यादा चीजें अच्छी से मिल सकती थी, वे अमीर हो सकते थे। वहां से जो बहुत अंग्रेज व्यापारी भारत आते थे वे अमीर होकर भारत से अंग्रेज की ओर जाते थे, इंग्लैंड की ओर। तो इनसे उनका फायदा ही हो रहा था, कहीं नुकसान नहीं हो रहा था। इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने क्या किया तो भारत पर पूरी तरीके से अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली। धीरे धीरे उन्होंने मतलब पूरी तरीके से इंडिया में घुसते घुसते दिल्ली, मैसूर, मराठा, पुणे, कानपुर, मद्रास, मुंबई, इन सब जगहों पर पूरी तरीके से अपना अधिकार कर लिया। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सब जगहों पर पूरी तरीके से अपना अधिकार कर लिया और वे पूरी तरीके से सर्वोच्च स्थापित करने में सफल रहे। जिसमें कि उनकी एक आक्रामक नीति क्या थी कि लॉर्ड हेस्टिंग जो है 1813 से 23 तक जब तक वो गवर्नर जनरल बने रहे तो उन्होंने क्या किया, सर्वोच्चता की एक नई नीति प्रारंभ कर दी। जिसमें कंपनी का क्या दावा होता था कि कंपनी यानी कि अंग्रेज की सत्ता क्या है, सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। मतलब वे अपने आप को भारतीयों से क्या समझते थे, श्रेष्ठ समझते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने, उनको अधिग्रहण की धमकी देने के अधिकार अपने पास मानते थे। और यह भी कहते थे कि मतलब जो भी भारतीय व्यवस्था है उसको वे अपने अधिकार मिलेंगे, उसको सुधारेंगे और इन पर अधिकार करना जो है उनका एक तरीके से हक है। लेकिन यह प्रक्रिया ब्रेक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज ने कित्तूर, फिलहाल जो कर्नाटक में है, छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छोड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली में एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1830 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया और प्रतिरोध के ऐसे दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। चलिए इसे हम समझते हैं रानी चेन्नम्मा के बारे में, जो कि कित्तूर की उस समय महारानी हुआ करती थी और कित्तूर जो कि अभी कर्नाटक में है। तो जब अंग्रेजों ने अपनी वर्चस्व की नीति और सर्वोच्चता के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो मद्रास, उसके बाद पुणे, फिर मैसूर और बंगाल, मुंबई, इन सब पर अधिकार करने के बाद जब वे कर्नाटक पहुंचे तो वहां कित्तूर में जो महारानी थी उन्होंने इसका काफी ज्यादा विरोध किया। जिस समय वे छोटे से राज कित्तूर में घुस चले आए थे, रानी चेन्नम्मा ने उनके खिलाफ क्या किया, हथियार उठा लिया और आंदोलन छेड़ दिया। बदले में अंग्रेजों ने आक्रामक नीति अपनाई। उस महारानी को वो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए, जिसके कारण 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। वे जब तक जीवित रही तब तक वे लड़ती ही रही, लेकिन उसके बाद भी कित्तूर में रानी चेन्नम्मा के बाद एक गरीब व्यक्ति था जो चौकीदार रायन्ना के नाम से प्रसिद्ध था। उसने रानी चेन्नम्मा के प्रतिरोध को जारी रखा और चौतरफा समर्थन, वहां के लोगों ने भी उन्हें सहायता की। लेकिन तत्पश्चात अंग्रेजों ने क्या किया तो उन्हें पकड़कर 1830 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हम आगे समझेंगे। देखिए आप, यहाँ रानी चेन्नम्मा का चित्र दिया गया जो कि कित्तूर की रानी थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी में रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय लगा था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले लें। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया और इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अधिग्रहण कर लिया। कर्नाटक के अधिग्रहण के पश्चात 1830 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और कंपनी को भय था कि रूस जो है वो अपना पूरा प्रभाव एशिया में न फैला ले। इस वजह से जो है अंग्रेज अपने उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। धीरे धीरे उसने अपने विस्तार को बढ़ाना आरंभ कर दिया और पंजाब की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। 1838 से 1842 तक उसने क्या किया, तो अफगानिस्तान के साथ काफी लंबी लड़ाई लड़ी और वहां पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया। 1843 में उसने सिंध पर भी अपना कब्जा कर लिया। जब पंजाब की बारी आई तो यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह थे। उन्होंने काफी समय तक जो है अंग्रेजों से और कंपनी से बहुत अधिक समय तक लड़ाई की, लेकिन तत्पश्चात 1849 में जो है उन्हें अंग्रेजों का अधिकार जो है पंजाब पर हो गया। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, जिस कारण कंपनी ने पंजाब पर भी अपना अधिकार कर लिया। विलय नीति अधिग्रहण की आखिरी तारीख 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी ने शासन काल में चली। लॉर्ड डलहौजी एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक नई रियासत सतारा 1848, सबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। चलिए इसे हम समझते हैं कि विलय की नीति क्या थी। तो उस समय लॉर्ड डलहौजी यहाँ के गवर्नर जनरल थे जब भारत में आए थे अंग्रेज की तरफ से। तो ये क्या करते थे कि भारत में बहुत जगह तो इन लोगों का आक्रमण स्थापित हो ही चुका था, ये और भी ज्यादा जो है अपना अधिकार जमाना चाहते थे, संपूर्ण भारत पर अधिकार करना चाहते थे, जिसके लिए लॉर्ड डलहौजी ने एक विलय की नीति बनाई। तत्पश्चात वे उन जगहों की खोज करते जहाँ किसी भी तरीके का पैतृक वंशज नहीं है। अगर जिसका भी वंशज नहीं है तो वो क्या करे, कंपनी के नियंत्रण में चले और अपना अधिकार जो है कंपनी को सौंप दे। मतलब जिस भी राज्य में राजा नहीं है उस पर पूरी तरीके से कंपनी का अधिकार हो जाएगा, जिसमें कि सतारा 1848, सबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 इतने सारे भारत के ये सारे शहर थे जो कि अंग्रेजों के हाथ में बहुत आसानी से चले गए। देखिए यहाँ महाराजा रंजीत सिंह का दरबार दिया गया है, जिसे हम देख सकते हैं कि यह किस तरीके का होता था। यहाँ पे आप देखें व्यापारी भी है और यहाँ पे राजा का भी चित्र दिया गया है। आप देख सकते हैं कि उनका दरबार किस तरीके का होता था। आगे बढ़ते हैं। आखिरकार 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया था उसे लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। चलिए तो इसे हम समझते हैं कि जब 1856 में कंपनी ने अवध पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था तो इस बार अंग्रेजों ने अपना एक नया तर्क दिया था। मतलब यह उनकी एक और षड्यंत्रकारी नीति थी और उन्होंने अवध की जनता से क्या कहा कि नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए, मतलब उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए कि वे कर्तव्य से बंधे हैं, और इस षड्यंत्रकारी नीति के द्वारा उन्होंने क्या किया, अवध पर अपना अधिकार जमा लिया और वहाँ के प्रिय नवाब जो थे उनको गद्दी से हटा दिया गया। यह अंग्रेजों की षड्यंत्रकारी ही नीति थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि अवध के लोगों ने 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए अंग्रेजों के खिलाफ। कल्पना कीजिए कि नवाब के आप भतीजे हैं और आपका बचपन से यह एहसास कराएंगे कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय की नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम अंग्रेजी नीति का विरोध करेंगे। तत्पश्चात जितने भी विद्रोह के कारण है, जिस कारण हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा सके और अपने अधिकार को प्राप्त कर सके, अपनी जान की बाजी लगाकर भी हम क्या करेंगे, इस अधिकार को वापस से पाने का प्रयास करेंगे। आप भी सोचें और हमें बताएं। ये देखिए यहाँ पे संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का एक चित्र दिया हुआ। संबलपुर के एक वीर थे जिनका चित्र है यह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको भारत का मैप दिख रहा होगा जो कि उस समय का है। भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं हैं। इन नक्शों को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ मिलाकर देखें और उन इलाकों को पहचान कर जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि बनारस है, कलकत्ता है, हैदराबाद है और मैसूर और मद्रास के आसपास इलाके का क्षेत्र है। जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे वे दिल्ली, लखनऊ, बड़ोदरा, पूना, मुंबई, गोवा, हैदराबाद का कुछ ही भाग था और काठमांडू। चलिए आप यहाँ दूसरे चित्र में हम देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा अच्छे से
कि यहाँ पे ब्रिटिश शासन का अधीन क्षेत्र जो है इस क्षेत्र के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हैदराबाद, मैसूर, गोवा, मद्रास, बम्बई, लखनऊ, बनारस, काठमांडू, दिल्ली, इन सारी चीज़ों पर जो है अधिकार हो चुका था अंग्रेजों का। चलिए तीसरे चित्र की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पूरी तरीके से जो है अंग्रेजी शासन की सत्ता जो है यहाँ फैल चुकी है। लाहौर, काठमांडू, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, बड़ौदा, पूना, हैदराबाद, बम्बई, गोवा, मद्रास, ये सारे इलाके आ गए। इसमें कुछ ही इलाके जो बच गए, जैसे कि मैसूर का कुछ भाग, बड़ौदा का कुछ भाग और हैदराबाद का कुछ भाग जो है वो बचा हुआ, काठमांडू का कुछ भाग। बाकी पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधिकार में भारत जो है वो आ चुका था। और अभी आप तुलना करके देख सकते हैं कि अंग्रेज उस समय कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773-1785 में उन सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल, बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक शासन का गवर्नर के पास होता था और ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रकार के प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसने सुधार खास तौर से उल्लेखनीय है। चलिए नए शासन की स्थापना हम समझे। जब अंग्रेजी सरकार यहाँ आ चुकी थी तो उस समय गवर्नर जनरल जो है वॉरेन हेस्टिंग थे। वे क्या थे? वे बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कंपनी की ताकत में अहम भूमिका निभाई थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय आते आते क्या हो गया था कि कंपनी जो है वो केवल बंगाल और बम्बई तक सीमित नहीं थी और मद्रास तक ही नहीं, ये जो है ब्रिटिश इलाके पे मौजूद हुए जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद थे जो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थी। बंगाल, मद्रास और बम्बई, इनका जो गवर्नर होता था यह भी अलग अलग होता था और अनेक अलग अलग गवर्नर के पास जो है अधिकार होता था। उन्हें सुधार किया गया और अंग्रेजों की सत्ता किस तरीके से मजबूत की जाए यह भी प्रयास किया गया। अब चलिए आगे देखते हैं। 1772 ईस्वी में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित हुई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में अदालत होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालत में मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत में भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। 1772 तक आते आते अंग्रेजी सेना ने अपना पूर्ण तरीके से भारतीयों पर हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था, जिसमें कि उन्होंने हर जिले में 2 अदालत बना दी थी। एक फौजदारी अदालत थी, दूसरा दीवानी अदालत थी। दीवानी अदालत के अंतर्गत मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित भी उनके भारतीय कानूनों की व्याख्या भी करते थे। और फौजदारी अदालत में काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत होते थे, लेकिन वे भी ये जितने होते थे इन्हें कलेक्टर की अहमियत लेनी होती थी, कलेक्टर से पूछताछ करनी होती थी, उनके अंडर में काम करना होता था। काजी क्या होते थे? एक न्यायाधीश। मुफ्ती क्या होते थे? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कि कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि मुफ्ती वकील हो गया तो काजी जो है वो आपको हाई कोर्ट का मैनेजर वगैरह जो हो गया आप उसको जज कह सकते हैं। काजी का अर्थ जज और मुफ्ती जो है वो वकील कहलाता था मुस्लिम का। महाभियोग, जब इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमर्स में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुराचारण का आरोप लगाया जाता तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाता। इसे महाभियोग कहा जाता था। महाभियोग उसे कहते थे जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेज का उस पर संगीन आरोप लगा है तो वहां पर इसका मुकदमा सुनाया जाता था, जिसे महाभियोग कहा जाता था। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स का मुकदमा हो रहा है। आरजी पलाट के द्वारा यह चित्र 1789 ईस्वी में बनाया गया था। जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस बंगाल का शासक सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया और इस पर आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो कि 7 साल तक चला। आप देखिए कि यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर जो है मुकदमा चलाया जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो बैठे हुए हैं। ये आरोप क्या था कि हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में जो आरोप जड़ा गया था वो बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाया गया था। यह जो आरोप था एडमंड बर्के ने उस पर लगाया था, जो कि इंग्लैंड से जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में लड़ रहा था, यह तब की घटना है। चलिए अब आगे बढ़ते समझते हैं। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित जो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 ईस्वी में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हॉलैंड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर दी गई थी। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था।
जैसा कि नाम से ही पता चलता है। उसका मुख्य काम था लगान इकट्ठा करना। न्यायाधीश, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून की व्यवस्था को बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों के हाशिए को ढकेल दिया। चलिए ये हम समझते हैं कि जिस समय अंग्रेज यहाँ पूरी तरीके से अपना अधिकार कर लिए थे तो उन्होंने भारतीयों की जो भी बनाई गई व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया और ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या जो है वो दिया करते थे, जो कि इस विभिन्नता को समाप्त करने के लिए और समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया और मुसलमानों के लिए भी एक कानून बनाया गया। 1778 ईस्वी तक यूरोपियन न्यायाधीशों ने मुस्लिम के लिए भी एक कानून संहिता तैयार कर दी थी, जो कि 1773 इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के तहत था। इसका कारण क्या था कि जो भी कंपनी थी वो भारतीयों से किस तरीके का कर लेती थी, इन चीज़ों को बांटा गया था। इसमें कि कर लेने के लिए न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी और दरोगा सहायता करते थे वहाँ से लगान इकट्ठा करने में। लगान जो है कंपनी अपने ही हिसाब से रखती थी, उन्हें किसानों से उतना कुछ मतलब नहीं था कि अगर बाढ़, भूकंप या किसी भी तरीके का अकाल आता तो वो किसी भी तरीके से कर में कमी नहीं करते थे। चलिए अब इसे समझते हैं। स्रोत में सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्वक भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार है। मैं उन्हें हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्हें पैरों तले रौंद दिया और जिन्हें देश में गिरफ्त उन्हें रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पे, स्त्री पुरुष के नाम पे, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे से अपने नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। यह महाभियोग जो है, जो कि एडमंड बर्क ने चलाया था भारतीयों की तरफ से, किस पर चलाया था तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया था। मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स ने जिस तरीके का काम किया था, भारतीयों के लिए अच्छा काम नहीं किए थे, उन पर यह महाभियोग चलाया गया था भारतीयों के द्वारा और एडम बर्क ने चलाया था यह मुकदमा। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। चलिए अब इसे हम समझते हैं कंपनी की फौज के बारे में। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के लिए नहीं विचारा है, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवार का प्रशिक्षण दिया जाता। सेना में सवारों का दबदबा रहता। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी और स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। कंपनी जब भारत आ चुकी थी तो उस समय शासन सुधारने के लिए एक नया विचार आया। जो कंपनी थी वो सैनिक सत्ता पर ज्यादा जोर देती थी। उस समय मुगल शासन जब यहाँ स्थापित था तो वो सैनिकों का चुनाव जो है बहुत ही अच्छे ढंग से किया करती थी, मतलब उनका टेस्ट लेती थी, प्रशिक्षण करती थी। तब जो है पैदल सेना और घुड़सवार सेना चुना जाता था। 18वीं सदी में अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिए जाने लगे कि अगर सैनिक होते तो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। उसके बाद जब सूरत बदलने लगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सैनिक सेना के लिए अलग से भर्ती शुरू कर दी और यह तरीका अपनाया। अंग्रेजी सैनिक सेना में वृद्धि करने के लिए वे अपनी सेना, जो कि भारतीय सब सिपाही से बना है, उसे वे आर्मी कहा करते थे। मतलब उन्होंने भी मुगल सेना के अतिरिक्त जो है अपनी अलग से सेना बनानी शुरू कर दी ताकि भविष्य में वे इसे एक सुदृढ़ ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सके। और वह इन्हें, जो कि सेना थे वे सिपाही सबसे निकला था, वे इसे फौजी बुलाते थे और आर्मी कहते थे। 1820 में दशक में जैसे छोटे छोटे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी के सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम हो गई और इस वजह से कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ा गया था, जहां सिपाही मस्केट यानी कि तोड़ेदार बंदूक और मिचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना में सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और उनकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे और सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देना, अभ्यास देना और अनुशासन सिखाया जाने लगा। जब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था, इस प्रोसेस में कभी कभी समस्याएं आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते, अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे हैं उनको सिपाही से किस तरह देखा? 1857 के विद्रोह में हम सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखता है। इस विद्रोह में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। चलिए पहले हम इसे समझते हैं कि यहाँ क्या कहा गया। जिस समय अंग्रेज ने सिपाही की भर्ती में दखल देना शुरू कर दिया था और उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था, तब उन्हें यह महसूस होने लगा कि हमारे पास भी सैन्य सेना होनी चाहिए। और वो भी इसे जब आर्मी बुलाते थे तो इन्होंने 1820 के दशक में युद्ध तकनीकी के बल पर कंपनी की सेना, घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरतें कम हो गई, तब उन्होंने इसकी बहाली शुरू कर दी और पैदल सैनिक को भी भर्ती करना आरम्भ कर दिया। ये इन्हें यूरोपीय प्रशिक्षण दिया करते थे ताकि कभी भी भविष्य में अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो ये लड़ने के लिए हमेशा तैयार है और कंपनी की सुरक्षा बरकरार रहे। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि 1857 का जब विद्रोह होता है तो उसमें सिपाही विद्रोह आपको देखने को मिलेगा
कि अंग्रेजी सेना के सैनिक जो थे वो किस तरीके से पूर्ण रूप से पहले तैयार थे। ये लोग जो सिपाही होते थे ये मॉस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से पूरी तरीके से लैस होते थे। मतलब जिस तरीके से इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था वैसा जो है इन्हें अनुशासन भी सिखाया जाता था ताकि भविष्य में ये कंपनी के काम आ सके। चलिए इन शब्दों का अध्ययन करते हैं। धर्मशास्त्र संस्कृत की एक ऐसी कृति है जिसमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से पहले लिखे गए थे, जो कि संस्कृत की एक पुस्तक होती थी। जैसे कि भारतीय सभ्यता में बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं, उन पुस्तकों में भारत की गणना की गई है। सवार घुड़सवार को बोलते थे। मस्केट क्या होते थे? पैदल सिपाही वाला इस्तेमाल किए जाने वाली एक भारी बंदूक जिसे कंपनी के सिपाही लेकर चला करते थे। मैचलॉक शुरुआती दौर में बंदूक जिसमें कि बारूद को माचिस चिंगारी दी जाती थी। इन सभी से अंग्रेजी सेना जो है वो पूरी तरह लैस होती थी ताकि कंपनी को किसी भी तरीके से कोई हानि नहीं पहुंचा सके। आप ये एक चित्र देखें, कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार है जो कि अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया। मराठों और मैसूरों के साथ युद्धों में कंपनी को अपनी घुड़सवारी टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। जैसा कि आप यहाँ चित्र देख सकते हैं, ये है तो एक भारतीय ही व्यक्ति, लेकिन अंग्रेजों की कंपनी की तरफ से ये सहायता कर रहा है। जिसमें आप इन्हें देखिए, एक टोपी लगा हुआ है, एक तलवार रखा हुआ है, नीचे भी जो है वो सुरक्षा के बहुत सारे हथियार, ये घुड़सवारी किया हुआ, इसके पास बंदूकें भी होती थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष पढ़ते हैं और साथ में इस चैप्टर को भी समाप्त करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आ जाने से ये प्रक्रिया और तेज हुई। तब समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाजों में यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी गई। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था। देश के शेष भूभाग और आबादी कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। चलिए अब हम निष्कर्ष को समझते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि जिस समय अंग्रेज भारत आए थे और यहाँ पे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो अंग्रेजों की बस एक ही नियत थी कि वे व्यापार व्यवसाय कर सके। लेकिन धीरे धीरे उनकी नियति बदल गई और उन्होंने षड्यंत्रकारी नीति अपनाते हुए यहाँ के राजाओं को परास्त करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि कंपनी के हाथ से बात निकलती जा रही है तो उन्होंने बहुत सारी षड्यंत्रकारी नीति अपनाई, भारतीय राजाओं को हराना शुरू कर दिया और अपने चाल से और अपनी नियत के आधार पर उन्होंने समस्त भारत पर अधिकार कर लिया। 1857 के पहले हम क्या देखते हैं कि 63% के भूभाग से या 78% जो है कंपनी यहाँ पर आकर बसने लगी थी और अंग्रेज के बहुत सारे व्यक्ति जो है वो इंग्लैंड से भारत की ओर प्रस्थान करने लगे थे। क्योंकि इस समय भाप से चलने वाले बड़े जहाज का निर्माण हो चुका था, इसीलिए अंग्रेजी व्यापारियों को यहाँ पे आने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई। वे अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आकर बसने लगे और पूरी तरीके से भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। हम देखेंगे अगले चैप्टर में कि 1857 के बाद जो है भारतीयों के ऊपर अंग्रेजी की सत्ता जो है और भी ज्यादा मजबूत हो गई। यह वीडियो का पार्ट 2 था। पार्ट 2 के साथ यह चैप्टर जो है यह समाप्त हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। थैंक यू।